अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास सेकेंड ईयर के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के तमाम न्यूमेरिकल को इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आइए शुरू करते हैं अब न्यूमेरिकल्स को। हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो है A gas undergoes isothermal expansion at a constant temperature of 300 Kelvin। हमने डेटा की हेडिंग डाल के टेम्परेचर लिख दिया 300 Kelvin। If the gas absorbed 500 joule of heat during the process। हमारे पास ये जो हीट है इसको हमने डेल्टा क्यू से जाहिर करते हैं, तो हमने लिख दिया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 500 जूल। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। हमें वर्क डन मालूम करना है, तो हमने डेल्टा डब्ल्यू लिख दिया डेटा के अंदर कि हमें डेल्टा डब्ल्यू मालूम करना है। हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली और फॉर्मूला लिखा। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कैलकुलेशन की हेडिंग डाल के हमने लिखा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, और हमने फॉर्मूले को दोबारा उतारा। अब हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया। डेल्टा यू यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो हम इसे इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर जो डेल्टा यू होता है वो जीरो के बराबर होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। दूसरी चीज जो इन्होंने हमें सवाल में दी हुई है वो है कांस्टेंट टेम्परेचर। हमें पता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अब हमने वैल्यूज पुट करी। हमारे पास जो डेल्टा क्यू है वो कितना है 500 जूल, और डेल्टा यू हमारे पास है जीरो। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 500 जूल। तो ये सवाल यहाँ पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है a piston compress a gas adiabatically if the initial volume is 0.02 meter cube and the final volume is 0.01 meter cube। हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा में लिख दिया हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है जिसे हम V1 कह रहे हैं वो है 0.02 मीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास जिसे हम V2 कह रहे हैं वो है 0.01 मीटर क्यूब, एंड द इनिशियल प्रेशर इज 200 किलो पास्कल। और हमारे पास जो P1 है यानी कि इनिशियल प्रेशर है वो है 200 किलो पास्कल। डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर। अब हमें फाइनल प्रेशर मालूम करना है यानी कि P2 मालूम करना है। हमने डिटर में लिख दिया इसे। अज्यूम द गैस बिहेव्स आइडियली। ठीक है, अब हमने फार्मूले की हेडिंग डाली। हमारे पास जो फार्मूला है वो है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, कैलकुलेशन की हेडिंग डाल के हमने फॉर्मूले को दोबारा लिखा। अब हम जानते हैं कि हमें प्रेशर मालूम करना है यानी कि फाइनल प्रेशर P2 मालूम करना है, तो हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया। V2 PU2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके गए, डिवाइड हो गया। अब हमने वैल्यूज पुट करी। P1 की वैल्यू हमारे पास 200 है। ठीक है, और V1 के हमारे पास 0.02 है और V2 के हमारे पास 0.01 है। जब हमने 200 को 0.02 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास जो आंसर आया वो 4 आया। अब हमने 4 को 0.01 से डिवाइड करा तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो 400 किलो पास्कल है। ये फाइनल आंसर है। अगर हम ऊपर ये जो P1 है इसको अगर हम कन्वर्ट करते किलो पास्कल से हटा के पास्कल में करते तो हमारा आंसर भी पास्कल में आता, लेकिन क्योंकि हमारी बुक के अंदर जो आंसर आया हुआ है वो किलो पास्कल में है तो हमने इसको डेटा में तब्दील नहीं करा बल्कि किलो पास्कल को ही पुट करे, तो हमारे पास जो आंसर आया वो भी किलो पास्कल में ही आया। तो ये सवाल यहाँ पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है a system undergoes an isobaric process where the pressure is kept constant of 150 kilopascal। हमने डेटा के अंदर लिखा P इज इक्वल टू 150 किलो पास्कल। अब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं किलो पास्कल से पास्कल के अंदर। पिछले वाले सवाल में हमने नहीं करा, ठीक है, क्योंकि हम आंसर भी किलो पास्कल में ही चाहिए था, लेकिन इसमें क्योंकि हमें आंसर ऐसा यूनिट में ही चाहिए तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं जब हम किलो को हटाएंगे तो 10 एक्सपोनेंट 3 आएगा, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, डेटा के अंदर। अब इफ द वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम 0.05 मीटर क्यूब टू 0.08 मीटर क्यूब,
ठीक है, अब वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि जो पहले वाला वॉल्यूम है हमारे पास उसे हमने डेटा में लिख दिया V1, तो हमारे पास कितना है 0.05 मीटर क्यूब, और V2 हमारे पास है 0.08 मीटर क्यूब। And the change in internal energy B minus the 3900 जूल। इसे हमने डेटा में लिख दिया, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी जिसे हम डेल्टा यू से जाहिर करते हैं, हमने इसको डेटा में लिख दिया। बुक के सवाल में मिस्टेक है, उसके अंदर ये लाइन नहीं लिखी हुई है, इंटरनल एनर्जी नहीं दी हुई है। तो अगर इंटरनल एनर्जी नहीं दी हुई है तो हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये बाय मिस्टेक हो गया है। बहरहाल आप इसे लिख लें, गलती से बुक वालों ने नहीं लिखा है। कैलकुलेट द हीट एडेड टू द सिस्टम। हमें क्या मालूम करना है, हीट मालूम करनी है, जिसे हम डेल्टा क्यू से जाहिर करते हैं, जिसको हमने डेटा में लिख दिया। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, जो क्या है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में हमें पता है कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी के। ठीक है, अब हम जानते हैं डेल्टा वी किसके बराबर होता है V2 माइनस V1 के। ठीक है, तो अब हमने वैल्यूज पुट करी, डेल्टा यू हमारे पास है माइनस का 3900 प्लस ऐसे ही आया, पी प्रेशर हमारे पास 150 एक्सपोनेंट 3 है। डेल्टा वी की जगह हमने v को खोल दिया V2 माइनस V1, तो V2 की वैल्यू लिखी 0.08 माइनस 0.05। जब हमने 0.08 को माइनस कर दिया 0.05 से, तो हमारे पास आंसर आया 0.03। बाकी की वैल्यूज हमने ऐसे ही उतार ली। ठीक है, अब हमने 150 एक्सपोनेंट 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.03 से, तो हमारे पास 4500 आंसर आया। अब प्लस माइनस माइनस, अब हमने 4500 को माइनस कर दिया 3900 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 600 जूल। डेल्टा क्यू हमारे पास कितना आया 600 जूल। तो ये सवाल यहाँ पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ड्यूरिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इंक्रीज बाय 300 जूल। हमारे पास इंटरनल एनर्जी कितनी है, डेटा में हमने लिख दिया डेल्टा यू इज इक्वल टू 300 जूल इफ नो वर्क इज डन। ठीक है, अगर वर्क डन नहीं होगा तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 जूल। डिटरमाइन द हीट एडेड टू द सिस्टम। हमें क्या मालूम करना है, हीट मालूम करनी है, जिसे हम डेल्टा क्यू से लिखते हैं। तो हमने लिख दिया डेटा में डेल्टा क्यू हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमें इन्होंने डेटा में वैसे दे ही दिया है इफ नो वर्क इज डन, तो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू क्या है 0 है। हमने लिखा इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हम जानते हैं वॉल्यूम सेम होता है। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो क्या होता है, वर्क डन नहीं होता, पिस्टन मूव नहीं करता। जब पिस्टन मूव नहीं करेगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर ये वर्क डन नहीं भी देते तब भी हमें आइसोकोरिक प्रोसेस को देखकर ही हमें समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर वर्क डन 0 होता है, वर्क डन नहीं होता। हमने वैल्यूज पुट करी। ठीक है, डेल्टा यू हमारे पास 300 है, डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास 0 है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 300 जूल। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस starting at point A with a volume of 0.02 meter cube, going to B isochoric heat, then to C isothermal expansion, and finally back to A। साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। साइक्लिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो चीज जहां से शुरू हो वहीं पर आकर खत्म हो। ठीक है, ये प्रोसेस पॉइंट ए से शुरू हुआ, फिर पॉइंट बी पे गया और उसके बाद पॉइंट सी पे। ठीक है, और वापस से बैक हो गया पॉइंट ए पे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब ये जो पॉइंट ए से पॉइंट बी है ये है आइसोकोरिक प्रोसेस, और जो ये बी से सी है ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, if the heat added during isothermal expansion, अभी जो isothermal expansion के अंदर heat add हुई है ये कितनी है 1000 जूल। heat rejected during isochoric heat is 500 जूल। calculate the net work done by the system। हमारे पास सबसे पहले इन्होंने वॉल्यूम दिया है जो है 0.02 मीटर क्यूब, इसको हमने डेटा में लिख दिया। ठीक है, अब इन्होंने हमें दी है आइसोथर्मल एक्सपेंशन 1000 जूल ऑफ हीट, तो हमने Q1 लिख दिया कि 1000 जूल। एंड जो हीट रिजेक्ट हुई है, रिजेक्टेड हीट को हमेशा हम Q2 कहते हैं। ठीक है, वो कितनी है हमारे पास, वो है 500 जूल। ठीक है,
और हमें मालूम क्या करना है, वर्क डन मालूम करना है। तो हमने लिख दिया डेल्टा डब्ल्यू हमें मालूम करना है। अब देखिए वर्क डन किस प्रोसेस में हुआ है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है। तो हम जितनी भी हीट सप्लाई करते हैं यानी कि जो नेट हीट होती है डेल्टा क्यू, वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन में, यानी कि डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू के। सो एक्चुअली वर्क डन किसके बराबर आ सकता है, डेल्टा क्यू के, यानी कि चेंज इन हीट के। सो चेंज इन हीट हमारे पास क्या होती है, Q1 माइनस Q2। तो Q1 हमारे पास कितना है, Q1 हमारे पास है 1000 और Q2 हमारे पास है 500। जब हमने 1000 में से 500 को माइनस किया तो हमारे पास जो डेल्टा डब्ल्यू है, वर्क डन है, वो आया 500 जूल। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम 0.03 मीटर क्यूब टू 0.06 मीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। हमने डेटा के अंदर लिखा हमारे पास जो वॉल्यूम है V1 कितना है 0.03 मीटर क्यूब और V2 हमारे पास कितना है 0.06 मीटर क्यूब और प्रेशर हमें दिया हुआ है 100 किलो पास्कल। अच्छा ये 100 किलो पास्कल गलत है, इसकी जगह 10 किलो पास्कल आएगा। ठीक है, ये बुक में मिस्टेक है। ठीक है, तो हमने डेटा में लिखा 10 किलो पास्कल। अब हमने इस किलो पास्कल से पास्कल में कन्वर्ट किया तो हमें पता है किलो हटाएंगे तो 10 की पावर -3 लगेगा। ठीक है, तो हमने इसको चेंज कर दिया किलो पास्कल से पास्कल में। हमें क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द वर्क डन इन बोथ अ रिवर्सिबल एंड एन इररिवर्सिबल प्रोसेस एंड कंपेयर द रिजल्ट्स। ठीक है, यानी कि हमें वर्क डन मालूम करना है, वो भी दोनों सूरतों में, रिवर्सिबल में भी और इरिवर्सिबल में भी। तो हमने लिख दिया डेल्टा W1 और डेल्टा W2, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला है वो क्या है, P डेल्टा V। ठीक है, ये डेल्टा 1 है यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर हमारे पास कितना है 10 एक्सपोनेंट 3 और डेल्टा V हमारे पास V2 माइनस V1 है। तो हमने V2 की वैल्यू लिखी 0.06 और V1 की है 0.03। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 0.03 आंसर आया। जब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो आंसर आया डेल्टा W1 का वो है 300 जूल। ठीक है, ये हमारे पास एक आंसर। अब हमें आंसर चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, हम इरिवर्सिबल के लिए हमने कहा सो इन इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास ये जो वर्क डन आया ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस का है, यानी कि गैस एक्सपेंड हुई, ऊपर चली गई और वापस नहीं आई। हमारे पास जो अभी आंसर आया था वो इरिवर्सिबल का था, यानी कि गैस एक्सपेंड हुई थी, ऊपर गई थी। ठीक है, अब रिवर्सिबल में क्या होगा, वो जो गैस एक्सपेंड होकर ऊपर गई थी उसको हम वापस से कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो वो नीचे आ जाएगी। अगर गैस एक्सपेंड हुई थी और उसने काम किया था 300 जूल का, तो जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तब भी कितना होगा 300 जूल। ठीक है, तो हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने लिखा डेल्टा W2 इज इक्वल टू 2 डेल्टा W1। डेल्टा W1 कब का, जब गैस एक्सपेंड हुई थी, और जब वो रिवर्स होगी कंप्रेस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ द हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेल्टा W1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो 300 ऊपर गई और 300 वही नीचे आई। जो गैस एक्सपेंड हुई थी वो 300 जूल थी और जब वो वापस कंप्रेस हुई तो तब भी वो उतनी थी, यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम 2 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेल्टा W2 आएगा 600 जूल। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है a 50 ग्राम पीस ऑफ कॉपर एट 100 सेल्सियस is placed in 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 सेल्सियस। हमने डेटा की हेडिंग डाली। हमारे पास कॉपर का एक छोटा सा पीस है, ठीक है, जिसका मास इन ग्राम हमारे पास 50 ग्राम। हमने लिख दिया एम और एम के साथ छोटा सा सी लिखा ताकि पता चले कि मास इन ग्राम हमारे पास कॉपर का है और उसका टेम्परेचर हमारे पास कितना है, यानी कि TC हमारे पास है 100 सेल्सियस। उसको हमने रखा एक वाटर के अंदर। ठीक है, अब वाटर का जो मास इन ग्राम है वो हमारे पास 200 ग्राम है। तो हमने एम के साथ छोटा सा W लिखा ताकि हमें पता चले ये जो मास इन ग्राम है ये वाटर का है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है यानी कि TW जिसको हमने डेटा में लिखा है ये है 20 सेल्सियस। इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 30 सेल्सियस, हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है 30 सेल्सियस, जो कि बिल्कुल गलत है, बुक में मिस्टेक है, ये हमारे पास 21.8 सेल्सियस है।
ठीक है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। हमें क्या मालूम करना है, स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है कॉपर की, तो हमने इसे लिख दिया Cc। कैपिटल से हमारे पास स्पेसिफिक हीट है, छोटा सी हमने इस वजह से लिखा ताकि कॉपर का हमें पता चले। ठीक है, अच्छा अब ब्रैकेट में हमारे पास दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.18 जूल पर ग्राम सेल्सियस। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया CW, W का मतलब है वाटर का है, 4.18 जूल पर ग्राम सेल्सियस। ठीक है, हमारा डेटा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर मालूम करनी है। अच्छा एक बात, हम मास इन ग्राम को किलोग्राम में क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है उसकी जो यूनिट है उसमें क्या लिखा हुआ है, जूल पर ग्राम सेल्सियस, यानी कि ग्राम में है, तभी हम कन्वर्ट नहीं कर रहे। और इसी तरह टेम्परेचर जो है उसको भी हम केल्विन में इस वजह से कन्वर्ट नहीं कर रहे क्योंकि स्पेसिफिक हीट के साथ सेल्सियस लिखा हुआ है। अगर यहाँ केल्विन होते तो हम जरूर कन्वर्ट करते, बट हम अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के लॉ के मुताबिक क्या होता है कि हीट लॉस कि एक चीज हीट लॉस करती है तो दूसरी चीज उसी हीट को गेन करती है। ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर है और एक हमारे पास पीस है कॉपर का। ठीक है, अब हमें पता है कॉपर जो है वो हीट को लॉस कर रहा है और वाटर हीट को गेन कर रहा है, क्योंकि कॉपर की जो हीट है वो ज्यादा है, 100 सेल्सियस है, और वाटर की 20 सेल्सियस है, तो वो कम है। तो हमने लिखा हीट लॉस बाय कॉपर इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। ठीक है, यानी कि डेल्टा क्यू सी माने कॉपर का है ये। ठीक है, और डेल्टा क्यू डब्ल्यू। अब हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है, जो क्या है, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। अब हमने इसको अरेंज किया, एम डेल्टा टी डेल्टा क्यू से डिवाइड थे, तो हमने इसको इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके गए तो ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब हमने डेल्टा क्यू की जगह इसका फॉर्मूला लिखा दोनों के अंदर। ठीक है, डेल्टा क्यू सी में हमने एम के साथ भी सी लिखा और सी के साथ भी सी लिखा, और डेल्टा डब्ल्यू में दोनों के साथ डब्ल्यू डब्ल्यू लिखा। ठीक है, ये दोनों को हमने लिख दिया। अब हमने कहा कि जो डेल्टा क्यू सी के साथ ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी यहाँ पे किसके बराबर है, डेल्टा सी माइनस डेल्टा एफ। डेल्टा सी क्या है, टेम्परेचर ऑफ कॉपर, और डेल्टा एफ है फाइनल टेम्परेचर ऑफ कॉपर से माइनस कर दिया फाइनल टेम्परेचर को, और ये वाला जो हमारे पास डेल्टा टी है इसमें टी एफ माइनस टी डब्ल्यू है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर में से जो वाटर के टेम्परेचर को माइनस करना। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को अरेंज करेंगे तो हमें असल में जो मालूम करना है वो Cc है, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। तो Mc और ये Tc माइनस Tf तीनों चीजें मल्टीप्लाई हैं, तो इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके गए तो ये डिवाइड में आ गई। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास Mw की जो वैल्यू है वो है 200, और Cw की हमारे पास है 4.18, Tf की है 21.8, और Tw की है 20, Mc की है 50, और Tc की है 100, और Tf की हमारे पास है 21.8। जब हमने 200 को मल्टीप्लाई करवाया 4.18 से तो हमारे पास आंसर आया 836, और 21.8 माइनस 20 तो हमारे पास आंसर आया 1.8, और नीचे हमारे पास 100 माइनस 21.8 है, इसका आंसर है 78.2। हमने ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आया 1504.8, और नीचे वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो उसका आंसर आया 3910। जब इन दोनों वैल्यूज को हमने डिवाइड करवाया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 0.39 जूल पर ग्राम सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ लीड फ्रॉम 25 सेल्सियस टू 100 सेल्सियस। ठीक है, हमने डेटा की हेडिंग डाली। ठीक है, और हमसे पूछा गया हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, यानी कि डेल्टा क्यू मालूम करना है हमें, और हमारे पास जो मास दिया हुआ है वो 1 किलोग्राम दिया हुआ है, तो हमने इसको डेटा में लिख दिया। और हमारे पास जो टेम्परेचर दिए हुए हैं, पहले वाले को हम T1 कह रहे हैं, दूसरे वाले को T2। T1 हमारे पास 25 सेल्सियस है, जबकि T2 हमारे पास 100 सेल्सियस है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लीड 0.128 जूल पर ग्राम सेल्सियस। तो हमने स्पेसिफिक हीट को भी डेटा के अंदर लिख दिया 0.128
जूल पर ग्राम सेल्सियस। देखिए पहली बात कि हमने मास जो हमारे पास किलोग्राम में था उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट क्यों करा। नॉर्मली तो हम किलोग्राम में ही लेते हैं। देखिए हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी जो यूनिट है वो ग्राम में दी हुई है, जूल पर ग्राम सेल्सियस। तभी हमने मास जो हमारे पास किलोग्राम में था उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, तो हमारे पास जो किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और दूसरी, हम नॉर्मली टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। हमने यहाँ इस वजह से नहीं किया क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक हीट में जो लास्ट में जो सेल्सियस लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे केल्विन होता तब हम टेम्परेचर को, दोनों टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते, लेकिन क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सेल्सियस में है तभी हमने इसको सेल्सियस में ही रहने दिया। ठीक है। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है C इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। अब हमने इस फॉर्मूले को अरेंज किया क्योंकि हमें डेल्टा Q मालूम करना है। M डेल्टा T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लिखे गए, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है। अब हमने वैल्यूज पुट करी। हम जानते हैं डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1। आप इसे पहले T2 माइनस T1 से भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट कर लें। ठीक है। तो हमने वैल्यूज पुट करी। C हमारे पास 0.128 है, M हमारे पास 1000 है, और डेल्टा T हमारे पास T2 माइनस T1 है, तो T2 हमारे पास 100 सेल्सियस है और T1 हमारे पास 25 सेल्सियस है। जब हमने 100 में से 25 को माइनस किया तो हमारे पास 75 आंसर आया। अब हमने 0.128 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 128 आंसर आया। जब हमने 128 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो 9600 जूल। तो डेल्टा क्यू का ये फाइनल आंसर है जो हमें मालूम करना था। बस एक फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आराम से आ गया। ओके, तो हमारे न्यूमेरिकल यहाँ पे ख़त्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई मसला है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके पूछें। आपके कमेंट के रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।